गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एनपीओ का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और अब तक हम 6 एग्जाम्पल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7 से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो जो मैं अभी आपको 7 से स्टार्ट करा रहा हूँ इसी पैटर्न के आएंगे, ठीक है। और इसमें अब तक हमने जो 1 to 6 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले बेसिक रूल्स जो है मैं वापस रिवाइज कर देता हूं ताकि जब मैं 7 से आपको कोशिश कराऊं तो आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। तो देखिए, एक तो मैं बात कर रहा था एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट की। किसके एडजस्टमेंट की? एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा था। एक मैं बात करूंगा इनकम के एडजस्टमेंट की और एक मैं बात करूंगा स्टॉक के एडजस्टमेंट की। अब एक्सपेंस के एडजस्टमेंट भी 2 है, स्टॉक के एडजस्टमेंट भी 2 है, इनकम के एडजस्टमेंट भी 2 है। इसका कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका है एक्रूड इनकम, इसका है अर्नड इनकम। फिर है स्टॉक के अंदर सबसे पहले वाला ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आपके एडजस्टमेंट हैं। अब ये है क्या हमारे लिए, वो भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे लिए क्या है हम उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, करंट या तो एसेट्स या फिर लायबिलिटीज, या तो एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज करंट लायबिलिटीज होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होता है, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स होगा, अर्नड इनकम करंट लायबिलिटीज होगा। इसको हमें कुछ करना नहीं है और ये भी करंट एसेट्स होगा। क्यों नहीं करना है ये बताता हूं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कभी भी बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते हैं। हम बैलेंस शीट में ओनली क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसलिए इसको ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि ये दो तरीके के होते हैं। एक तो ईयर लिख लेता हूं, ईयर, या तो कौन से क्या होंगे? करंट ईयर के, या कौन से ईयर के होंगे? प्रीवियस ईयर के होंगे। या तो करंट ईयर के होंगे या प्रीवियस ईयर के होंगे। या तो कौन से ईयर के होंगे? करंट ईयर के होंगे या ये प्रीवियस ईयर के होंगे। अब देखिए, करंट ईयर का एक्सपेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो ऑलवेज ऐड करना है। बट प्रीवियस ईयर का है तो हमें लेस करना है। करंट ईयर का है, करंट ईयर का है तो हमें ऐड करना है, और प्रीवियस ईयर का है तो हमें ऑलवेज लेस करना है। लेस क्यों करना है, ऐड क्यों करना है? क्योंकि हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू के ट्रांजैक्शन में लिखना है, ठीक है। कौन से? करंट ईयर से रिलेटेड, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो। तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या है, इसका मतलब रिलेशन तो करंट ईयर से है, तो फिर हम उसको करंट ईयर में ऐड करेंगे। पर सपोज करंट ईयर में प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग हमने पे किया है, करंट ईयर में
प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग हमने पे किया है तो वो करंट ईयर का तो नहीं है, पेमेंट करंट ईयर में हुआ होगा लेकिन उसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं है, उसका रिलेशन प्रीवियस ईयर से है, इसलिए हम वहां पे उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहां पर सबसे पहले बात करते हैं प्रीपेड की। करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो ऑलवेज माइनस होगा और प्रीवियस ईयर का ऑलवेज ऐड होगा। करंट ईयर का ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का क्या होगा, ऐड होगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में की बात कर रहा हूं पहले, प्रीवियस ईयर में जो आपने एडवांस पेमेंट किया होगा ऑब्वियसली उसका रिलेशन कौन से ईयर से हुआ, प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में कोई आप एडवांस पे करोगे तो उसका रिलेशन करंट ईयर से हुआ ना, इसका मतलब करंट ईयर का है ऐड किया। बट करंट ईयर में हम लोग प्रीपेड कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, तो करंट ईयर में पेमेंट जो एडवांस करेंगे उसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं होता है, उसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से होता है, इसलिए हम उसको यहां से अवॉइड करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे ही ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस। ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऑलवेज प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस होगा, इसमें ये नहीं लगता। ठीक है, ये बाकी 4 के लिए है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए प्रीवियस ईयर में कोई सिस्टम नहीं है, ओपनिंग स्टॉक को ऑलवेज ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ऑलवेज लेस करना है। इस कांसेप्ट पे आपका 90% चैप्टर है। इतने से कांसेप्ट पे आपका 90% चैप्टर है जो आपको ध्यान रखना है, ये सारी बात। अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा है एक्रूड इनकम। इनकम के साथ ऑलवेज एक्रूड वर्ड यूज होता है, बट हो सकता है, देखिए आउटस्टैंडिंग को हिंदी में कहते हैं बकाया, एक्रूड को भी हिंदी में कहते हैं बकाया भी कहते हैं और उपार्जित भी कहते हैं। अब बकाया है, इट मींस को यहां पे आउटस्टैंडिंग इनकम लिखे तो भी बात यही होगी, इसमें लेके नहीं जाएंगे। क्यों? वहां पे लास्ट में लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और यहां लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम भी एक्रूड इनकम ही होती है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 7 की, कि इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, किस तरह से उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। आप अभी जो मैंने जस्ट बताया है वो आपका दिन सेकंड थर्ड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने समझा दिया ऑलरेडी। अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें आस्किंग क्या है। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 2017 के एंड में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है। और 7 में 31 मार्च 2017 को जो ईयर एंड हो रहा है उसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। जस्ट अभी रिसेंटली जो मैंने रूल्स आपको समझाए हैं वो यहाँ यूज होंगे, फिर भी मैं उनको बार बार यूज करता रहूंगा। और ये कंप्लीट क्वेश्चन है, किसी एक ट्रांजैक्शन को हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो जब हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है तो हम किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि फॉर द ईयर ending 31st March 2017 और
इस तरह मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, किस तरह से करना है। आई थिंक कुछ ब्लर दिख रहा है आपको, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू मी आपको ब्लर दिख रहा होगा। यस, अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं बात करता हूं कि इस साइड में मैं क्या लिखना है और इस साइड में मैं क्या लिखना है। तो ये जो साइड है, एक सेकेंड, यस, तो ये वाली साइड है उसको हम क्या कहेंगे, इस साइड को हम ऑलवेज पर्टिकुलर नहीं कहेंगे और ना इसको पर्टिकुलर कहेंगे। P&L अकाउंट में तो हम लोग पर्टिकुलर यूज करते थे, बट इसमें पर्टिकुलर नहीं आएगा। इस साइड में हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। क्या यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर। यहां पे एज यूजुअल अमाउंट लिखना है, यहां पर हमें लिखना है इनकम और यहां पर भी अमाउंट। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जहां कहीं भी आपको लगे कि थोड़ा सा डाउट है, आप मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। अब जब ये बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, हमें कौन सा अकाउंट ऑलरेडी गिवन है, हमें कौन सा अकाउंट ऑलरेडी गिवन है, तो हमें यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी गिवन है। कौन सा गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसे बनाएंगे, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी एक साइड को आप ले लीजिए, लेना दोनों साइड को है, बस स्टार्टिंग में किसी को भी ले लीजिए। जैसे कि मैं रिसिप्ट साइड को ले रहा हूं, रिसिप्ट साइड में केस इन हैंड है, रिसिप्ट साइड में क्या है, केस इन हैंड। कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसमें ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस का कभी कोई बैलेंस नहीं होता है। तो यहाँ जो बैलेंस दिया हुआ है वो कैश का है और बैंक का है, दोनों ही एसेट्स है, इसलिए उनको अवॉइड करेंगे, वो हमारे इस अकाउंट के लिए यूजलेस है, कोई काम के नहीं है। हमें ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस लेने होंगे, हमें केवल ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस लेने होंगे। तो फर्स्ट एसेट्स का है, सेकंड एसेट्स का है, थर्ड में क्या मेंशन है, सब्सक्रिप्शन। इनकम है क्योंकि रिसिप्ट में लिखा हुआ है, इनकम है तो हम क्या करेंगे, इनकम साइड में ही उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है, यहां पे लिखा हुआ है 1,52,400, आई मीन 1,52,400, 1,52,400। अब इस अमाउंट को मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्यों रिकॉर्ड किया है, तो इसका रीजन है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो एडिशनल करने के बाद ही हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। सपोज कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होती ही नहीं तो हम जो भी ट्रांजैक्शन का उसका नाम लिखकर सीधे अमाउंट को यहां पर आउटर कॉलम में लिख देते हैं। पर सब्सक्रिप्शन के लिए ऑलवेज आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एनपीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट और मेन इनकम है। अब हमने 1,52,400 तो लिख दिया है, अब इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है वो चेक करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ईयर भी कौन सा है, यही है। अरे भी किस ईयर का है, इसी ईयर का है,
तो इस ईयर का आई मीन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड करना होगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली रिलेशन करंट ईयर से ही होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग और यहाँ लिखेंगे 2016-17 करंट ईयर हो जाए 16-17 और 16-17 का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 10,000 रुपीज। कितना है, 10,000 रुपीज गिवन है। तो इस तरह से मैं यहाँ 10,000 रिकॉर्ड करूंगा और इसको प्लस कर दूंगा 1,62,400। ठीक है, इसके बाद और इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2017। और हमने क्या हुआ, एडवांस भी ले लिया। किस ईयर में, इसी ईयर के एंड में हमने एडवांस भी ले लिया। अब 16-17 में हम कोई भी अमाउंट एडवांस लेते हैं तो उसका रिलेशन करंट ईयर से नहीं हुआ। जैसे मैं इस ईयर में मेरी सैलरी एडवांस लेता हूं तो इस ईयर में थोड़ा है, उसका रिलेशन कौन से ईयर से है, नेक्स्ट ईयर से। रिसीव एब्सोल्युटली मैंने करंट ईयर में की है, बट वो करंट ईयर की नहीं है, कौन सी ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें केवल करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन लेने हैं। जो ट्रांजैक्शन करंट ईयर में तो हो गए हैं बट करंट ईयर के नहीं है, उनको हमें माइनस करना है। इट इज जस्ट लाइक अ P&L अकाउंट, वही सेम रूल है। तो हम क्या करेंगे, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब एडवांस में कब है, 16-17 का है। एडवांस में कितना हमने रिसीव किया है, तो आपको अमाउंट गिवन है 4,000 रुपीज। कितना अमाउंट रिसीव किया है, 4,000 रुपीज। अब और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम इसको माइनस करके लिखेंगे तो 1,58,400 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम्पल से ठीक पहले आज के ही वीडियो में मैंने कुछ रूल्स आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, वो यहाँ पे यूज होंगे और फर्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सब्सक्रिप्शन के बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी सब्सक्रिप्शन के बाद है डोनेशन। सब्सक्रिप्शन के बाद क्या इंफॉर्मेशन है, डोनेशन। अब देखिए, वैसे तो डोनेशन इनकम है, वैसे तो डोनेशन इनकम है, पर कल मैंने एक बात कही थी, डोनेशन, इसके रिगार्डिंग मैंने बात कही थी कि डोनेशन के लिए आपको यदि ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, किसी स्पेशल काम के लिए दिया गया है, तो वो रेवेन्यू इनकम नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं कहा, ओनली डोनेशन ही है तो रेवेन्यू है। बट ये लिख दिया डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग या फॉर फर्नीचर या फॉर गेम, तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको डोनेशन रिसीव हो जाता है तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है, वो हमारे लिए कैपिटल नेचर का हो जाता है। और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या डोनेशन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है क्या। तो लास्ट में लिखा हुआ है डोनेशन, डोनेशंस आर फॉर क्रिएटिंग एन एंडोमेंट फंड। किसके लिए मिल रहा है ये, एंडोमेंट फंड, किसी फंड के लिए मिला है। नॉर्मल काम में नहीं, किसी पर्टिकुलर फंड के लिए मिला है तो उसका पैसा उस फंड में जा सकता है। फंड तो लायबिलिटीज में आता है, फंड तो लायबिलिटीज में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको वहीं पे ऐड करेंगे, यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपके बात समझ में आ गई है कि डोनेशन किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया हो या किसी पर्टिकुलर फंड के लिए दिया गया हो तो वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, वो कैपिटल नेचर का होगा। और कैपिटल नेचर का होने की वजह से उसको हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। ओके, डोनेशन के बाद मैं बात करूं तो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम है,
तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो 1800 रुपए हैं वो पूरा इसी ईयर का है। कौन से ईयर का है? इसी ईयर का है। हम इसको लिख देंगे ऐसे के ही ऐसे ही। यदि किसी भी रेवेन्यू लेक्चर के ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आई एम रिपीटिंग, किसी भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इट मींस जितना हमें रिसीव हुआ है करंट ईयर में उतना ही रिसीव होना था। नो आउटस्टैंडिंग, नो प्रीपेड, नो एक्यूड, नो अनअर्न्ड, तब विदाउट एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका 1800 रुपये लिखा हुआ है। इसका मतलब जितना मिला है उतना ही मिलना था। देन हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट क्या है? एंट्रेंस फीस। इनकम है, लिख देते हैं बाय एंट्रेंस फीस। अब देखते हैं एंट्रेंस फीस के रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो यहां पर एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 18,000 रुपीज। कितना है? 18,000 रुपीज। और यहां एक पॉइंट में लिखा हुआ है 50% एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। टोटल 18,000 हमें रिसीव हुई है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 50% कैपिटलाइज है। तो मैंने कहा ना कैपिटलाइज तो ले नहीं सकते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के लेंगे, कैपिटलाइज नहीं लेंगे। तो टोटल तो कितना है? 18,000 टोटल है ना। इसमें जितना कैपिटलाइज है वो लेस कर दो। कितना लेस कर देंगे? जितना कैपिटलाइज है वो लेस कर देंगे। तो बाकी पार्ट किसका हो जाएगा? बाकी पार्ट रेवेन्यू का हो जाएगा। और हमें नीड भी इसकी है, हमें नीड भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन की ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 9,000 लिखा है। टोटल कितना था? 18,000। कहां से मिला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिला। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि 50% कैपिटलाइज है। 50% कैपिटलाइज है तो कैपिटलाइज तो हमें लेना ही नहीं है ना, हमें ओनली रेवेन्यू नेचर का लेना है। तो टोटल में से जितना भी कैपिटलाइज नेचर का ट्रांजैक्शन है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो रेवेन्यू का हमें मिल जाएगा। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक तो लिखते हैं हम लोग बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। और इसके लिए भी हमें कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब जितना एक्चुअली रिसीव किया है हमने उतना ही रिसीव करना था। इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है। होता तो एडजस्ट होता नहीं है, डायरेक्ट लिखो। अमाउंट है 6,300। 6,300। देन हम आगे बात करते हैं सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। पहले सो करेक्शन है, ये ओल्ड मटेरियल नहीं है, ओल्ड न्यूज़पेपर है। बुक में मिसप्रिंट है, ये ओल्ड मटेरियल नहीं है, ये न्यूज़पेपर है। मटेरियल होता तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पुराना कोई हमारे पास रॉ मटेरियल या न्यूज़पेपर पड़ा था, किस काम का? रद्दी जो भी है, हमने क्या किया? सेल कर दिया। इनकम तो हुई ना, इनकम तो हुई है, लिख देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड। चलो मैं ओल्ड मटेरियल लिख देता हूं। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ठीक है। और वैसे बेटर तो क्या है, उसको फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर था न्यूज़पेपर, सॉरी।
अब ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मिसप्रिंट कैसे हैं, आगे क्वेश्चन आएंगे वहां आपको पता लग जाएगा। लेकिन मान लो बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो आप सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल है तो आप मटेरियल ही लिखोगे, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पुराना माल जो भी पड़ा है, मटेरियल जो पड़ा है सेल करना है, ठीक है। कितना अमाउंट हमें मिला है, हमें 900 रुपीज इसका रिसीव हुआ है। इस तरह से एक साइड को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम कौन सा लेंगे, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर साइड के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड के ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 चेक करना होगा, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरीज, उसका पेमेंट है इसका एक्सपेंसेस। तो टू सैलरीज। सैलरीज के रिगार्डिंग हम बात करें तो सैलरी का जो अमाउंट है वो है 50,000 एंड अबाउट सैलरी देयर इज नो इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई ऑल 50,000 रुपीज आर रिलेटेड टू करंट ईयर एंड अमाउंट इज 50,000 रुपीज। मैंने कहा एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना है उतना लिख दो बस। लेकिन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होना चाहिए, आपको ये लिखना है। कैपिटलाइज है तो उसको लिखना ही नहीं है, और इंक्लूड है तो उसे लेस करके बताना है। आफ्टर सैलरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है स्टेशनरी। तो टू स्टेशनरी। और स्टेशनरी के रिगार्डिंग भी हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि क्या कोई इंफॉर्मेशन है क्या। तो स्टेशनरी के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है, जितना है उतना ही लिखेंगे। आफ्टर स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 7,000, इसके लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, और इसका जो अमाउंट गिवन है 7,000, तो कोई बात नहीं, 7 का 7 लिखना है क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर हम बात करते हैं बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल, आप बताइए क्या बिलियर्ड टेबल हम एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करें या नहीं करें? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? बिलियर्ड टेबल को हम लोग क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करें? इसका आंसर दिया आप यस में दे रहे हो तो उसका रीजन बताओ, नो में दे रहे हो तो उसका रीजन बताओ, नहीं है तो आप बोलिए नो लिख दो ताकि मैं आपको समझा देता हूं। अरे लिखेगा सचिन, बताइए क्या बिलियर्ड टेबल को हम यहाँ पे लिखते हैं? मैं बता रहा हूं, देखो टेबल, बिलियर्ड का टेबल, टेबल फर्नीचर होता है, बिलियर्ड टेबल एक फर्नीचर है, फर्नीचर कैपिटलाइज होता है, बैलेंस शीट का पार्ट है। तो मैंने बताया था जो भी बैलेंस शीट के पार्ट है वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकते। बिलियर्ड टेबल फर्नीचर है, फर्नीचर एसेट्स है, एसेट्स कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बिलियर्ड टेबल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या इसको लिखना है क्या? रिप्लाई दीजिए, कोई बात नहीं, समझ में आता है नहीं आता है, आता अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं फिर समझा दूंगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स ही होती है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होती है, और मैंने कहा था एसेट्स को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंस है,
इसलिए इसको तो लिखना ही होगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस। और सन्ड्री एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो थर्ड इंफॉर्मेशन लिखा कि सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना आउटस्टैंडिंग है? 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज है तो हमें फिर ऐड करना ही पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग है ना। अब ये नहीं पता कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विल बी अज्यूम्ड ऑफ करंट ईयर। करंट का इसको मानना है और करंट का तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस का जो अमाउंट था वो था 6000 रुपीज, और ऐड कर देंगे इसके अंदर हम लोग आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 1000 रुपीज है। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 7000 रुपीज हो गया। फिर हम आगे बात करें परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स कभी भी नहीं आ सकती है, इसलिए नहीं लिखेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स है ना, तो एसेट्स को परचेज करेंगे तो नहीं आ सकती। लेकिन इसके नीचे क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हमारे लिए अलग नेचर का एक्सपेंस है टू इंश्योरेंस प्रीमियम। और इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट है हमारे पास जो गिवन है वो है 2400। और इसके लिए भी सेकंड पॉइंट पे इंफॉर्मेशन है, प्रीपेड है। तो पहले इसको अंदर लिखेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे क्योंकि करंट ईयर भी प्रीपेड कर रहे हैं, तो वो इस ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 300 रुपीज। तो ये 1700। फिर हम आगे बात करते हैं, कैश इन हैंड नहीं आ सकता, कैश एट बैंक ये भी नहीं आ सकता। इस तरह से सारी इंफॉर्मेशंस हमने रिकॉर्ड कर दी है। अब हमें फाइनली करना क्या है? इसका डिफरेंस निकालना है। और मैंने कहा था ये है होने को तो पेरोल अकाउंट के जैसा ही है, लेकिन एनपीओ में हम जब काम कर रहे हैं तो उसको हम पेरोल नहीं कहते। क्यों? प्रॉफिट अर्न करना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एम नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। इनका एम होता है, मोटिव होता है, वो है सर्विस प्रोवाइड कराना, सोशल सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट तो नहीं होगा, प्रॉफिट होता है तो हम क्या लिखेंगे? सरप्लस। यदि यहाँ प्रॉफिट होता है, आई मीन डिफरेंस इस तरफ आता है, तो हम यूज करेंगे सरप्लस, और डिफरेंस इस तरफ आता है तो हम यूज करेंगे डेफिसिट। क्या इसको ना है? डेफिसिट। डेफिसिट कब लॉस होता है, और सरप्लस जब प्रॉफिट होता है। आई मीन देखते हैं, हम इस साइड में टोटल करते हैं, जल्दी से टोटल करके बताइए कितना आएगा। देखा, जल्दी से इस साइड का टोटल करके बताइए कितना आएगा। इसका हो गया 59, 66, 57, 67, 600 इसका हो गया 66, 700। इसका तो टोटल हो गया, होल साइड का इसका 50 हो गया, प्लस 2 52, प्लस 7 59, प्लस 7 66, यहाँ से 1057 और 700 हो गया। इसका देखते हैं कि इसका टोटल कितना आता है, अपने निकाल देखते हैं। तो देखिए लास्ट में 0, सेकंड पे भी 0, थर्ड में यहाँ 4, 8, 12, 12 और 3 15, 15 और 3 आई बात समझ में? क्यों लिखा मैंने? ये तो नॉर्मल काम है, ऐड करने का काम है। किया किसने ऐड? इस साइड का टोटल किसने किया है?
इस साइड का टोटल क्या किसी ने किया है? क्या मेरी वॉइस आपके पास आ रही है? चलो कोई नहीं। तो इस साइड का टोटल जब करोगे तो 1,76,400 आएगा। 1,76,400। ये तो आपका एक्सपेंस है, ये आपकी इनकम है। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है? यहाँ पे ज्यादा क्या है? इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली इनकम ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे? टू सरप्लस। उन दोनों का डिफरेंस सरप्लस आएगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा? सरप्लस आएगा। और अमाउंट होगा 1,08,300। 1,03,800। अब देखिए सरप्लस क्यों लिखा? क्योंकि हमें इनकम ज्यादा थी इसलिए सरप्लस लिखा। और यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? इनकम। इनकम ज्यादा है एक्सपेंस ज्यादा है? पहले बताइए। इनकम ओवर एक्सपेंसेस। इतनी सी नंबर बात सकते हो। इनकम ओवर एक्सपेंसेस की इनकम ज्यादा थी एक्सपेंस से, इसलिए क्या आया? सरप्लस। और इस तरह से ये आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें कहीं भी कोई बात आपको लगता है कि कैसे आया कैसे नहीं आया है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से पूछ सकते हो। जिसको भी कोई प्रॉब्लम आती है पूछ सकता है। क्या सबके समझ में आ गया है? क्या सबके समझ में आ गया है? बताइए यस और नो। क्या सबके समझ में आ गया है? रिप्लाई करके बताइए कि सबके समझ में आया है या नहीं आया है। जो कोई टॉपिक नहीं आया उस टॉपिक को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को घर से दोबारा से करेंगे और एग्जाम्पल 8 की भी प्रैक्टिस करेंगे। इसको रिपीट करेंगे और एग्जाम्पल 8 की प्रैक्टिस भी आप करोगे। ओके, थैंक यू सो मच।